अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 की रिमेनिंग एक्सरसाइज को और हम देखेंगे डिफरेंट कोडिंग एग्जांपल्स जो आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं कि उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ आ जाता है जो आज के लेक्चर का, राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग व्हाइल लूप। ये आपकी बुक में ये कोड दिया गया है क्या कि सम इज इक्वल टू 0 फॉर के इज इक्वल टू 20, यानी कि फॉर लूप का यूज कर रहा है और कहता है कि इस फॉर लूप के कोड को व्हाइल लूप में चेंज करो। याद रखो बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकते हैं। अब देखें, सम इज की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी, इसके बाद फॉर का लूप स्टार्ट किया जिसमें k की वैल्यू 20 रखती। अब k की वैल्यू 20 रखने के बाद k की कंडीशन चेक कर रहा है कि k इज लेस देन 100 एंड k इज इक्वल टू k प्लस 2 का इंक्रीमेंट लगा रहा है। देन सम इज इक्वल टू सम प्लस k। अब ब्रेसिस कोई नहीं है, जब ब्रेसिस कोई नहीं है तब मींस कि ये सिंगल स्टेटमेंट क्या है, इस लूप के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये सी आउट आउटसाइड द लूप बॉडी लिखा गया है। सी आउट सम इज इक्वल टू और सम की वैल्यू। अब इसी कोड को हम यूजिंग व्हाइल लूप लिखते हैं। सम इज इक्वल टू 0, ये पहले से इनिशियलाइज था, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब ये जो इधर फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन हो रही थी, व्हाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन लूप की बॉडी से पहले हो जाती है। इस वजह से हमने k इज इक्वल टू 20 भी लूप व्हाइल से पहले ही लिख दिया। व्हाइल के अंदर क्या आएगा, जो इधर की कंडीशन होगी वो व्हाइल के अंदर आ जाएगी। k इज लेस देन 100 था, हमने क्या किया, व्हाइल का कीवर्ड और उसके बाद k इज लेस देन 100 लिख दिया। अब इसकी बॉडी बनाई, बॉडी में ब्रेसिस, ब्रेसिस में सम वाली स्टेटमेंट आ गई कि सम इज इक्वल टू सम प्लस k, सेम स्टेटमेंट आ गई। अब ये k इज इक्वल टू k प्लस 2 जो कि फॉर लूप का ये इंक्रीमेंट वाला एरिया था, ये पार्ट था, इसे हम इस स्टेटमेंट के बाद में लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहां पर भी सम इज इक्वल टू सम प्लस k करने के बाद कंट्रोल कहां जाता था, k इज इक्वल टू k प्लस 2 के ऊपर जा रहा था। तो इसी तरह से पहले ये सम को एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर k की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब k की वैल्यू 2 से इंक्रीज हुई, फिर ये चलता रहेगा प्लस 2 होते होते कहां तक, 100 तक। और ये सी आउट की स्टेटमेंट लूप की बॉडी के बाहर थी, सिंगल स्टेटमेंट थी, तो वह सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। तो ये सी आउट की स्टेटमेंट हमने लूप की बॉडी को क्लोज किया और इसके बाद में लिख दी कि सी आउट \n सम, न्यू लाइन सम, और इधर इक्वल टू आ जाएगा साथ में क्योंकि ये भी इक्वल टू है, दोनों का सेम होना लाजमी है। एंड देन सम की वैल्यू को हमने यहां पर प्रिंट करवा दी। तो बच्चों ये था कि एक फॉर लूप से व्हाइल लूप में हमने किस तरह से कन्वर्ट किया। इनिशियलाइजेशन पहले कर दी, व्हाइल के साथ कंडीशन लिख दी, और जो इसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था वो लूप की बॉडी के एंड में लिख दिया ताकि सबसे एंड में वो क्या करे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को परफॉर्म करे। इसी तरह से आपसे रिवर्स में भी पूछा जा सकता है, व्हाइल लूप का कोड दे दिया जाए और कहा जा सकता है कि इसे फॉर लूप में लिखें या डू व्हाइल लूप के अंदर लिखें। तो इस तरह से डिफरेंट कोड्स को डिफरेंट वे में आपसे पूछा जा सकता है। मजीद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करता हूं। एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन का है। राइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। इधर हमें आउटपुट से गर्ज नहीं है, पिछले प्रोग्राम में भी हमें आउटपुट से गर्ज नहीं थी, एक स्ट्रक्चर के कोड को दूसरे स्ट्रक्चर में लिखना था। सेम यहां पर ये कह रहा है कि इफ एल्स इफ के थ्रू इसने कोड लिखा है और कहता है कि इस सेम कोड को स्विच स्ट्रक्चर में आप लिख रहे हैं। तो बच्चों इफ और इफ के बाद चॉइस इज इक्वल टू 1 की कंडीशन लगा रहा है कि क्या चॉइस 1 के बराबर है। देन सी आउट कर दो क्या चीज, सम इज इक्वल टू और x प्लस वाई, दो वैल्यूज इसने इनिशियलाइज करवाई हुई हैं, उनका सम प्रिंट कर दो। नहीं तो अगर ये इक्वल टू 1 नहीं है, देन एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, क्या ये 2 के बराबर है।
अगर बराबर है देन क्या करो, प्रिंट कर दो ऑन द स्क्रीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू और x इंटू वाई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। एल्स अगर ना 1 के बराबर है चॉइस, ना 2 के बराबर है, फिर एल्स क्या ब्लॉक इसने यूज किया है और इसमें लिखा है सी आउट एवरेज इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 कि x प्लस वाई करो और 2 से डिवाइड कर दो और उसे एवरेज इज इक्वल टू ऑन द स्क्रीन प्रिंट कर दो। लेकिन हमने इसकी आउटपुट नहीं लिखनी, क्यों? हमसे क्वेश्चन में नहीं मांगी गई कि आउटपुट लिखो, हमसे कहा जा रहा है कि स्विच स्टेटमेंट के थ्रू इस कोड को लिख दो। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसके सोल्यूशन में देखें, यहां पर हमने इफ कंडीशन यूज की, लेकिन इधर चॉइस इक्वल टू 1 चॉइस इक्वल टू 2 था। यहां हम क्या कर रहे हैं, स्विच स्ट्रक्चर के स्विच का कीवर्ड यूज करके आगे हमने चॉइस का वेरिएबल यूज कर लिया है। अब जो भी चॉइस की वैल्यू इनपुट हो रही है वो क्या करेगा, इसकी बॉडी में आएगा और केस के कीवर्ड के सामने हमने 1 2 रख दिया, केस के कीवर्ड से मैच करेगा। क्या चॉइस की वैल्यू 1 इस 1 के बराबर है? अगर तो बराबर होगी तो सी आउट सम, ये जो सी आउट था ये सी आउट हमने इसकी बॉडी में रख दिया केस के ब्लॉक में, और सी आउट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और इसे प्रिंट करने के बाद क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ, क्योंकि आप जानते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर चॉइस की वैल्यू 1 नहीं है, इसे कंपेयर करो 2 से, अगर तो ये 2 है देन क्या करो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कर दो और प्रोडक्ट का प्रिंट कर दो और फिर ब्रेक कर दो। अगर ना 1 है चॉइस की वैल्यू ना 2 है, देन बाय डिफॉल्ट क्या करना है, सी आउट एवरेज इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 और जो एवरेज है वो लिखने, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि स्विच स्ट्रक्चर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है जो कि एंड में क्लोज भी हो रही होती है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो कोड है इफ एल्स का या इफ एल्स इफ का, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसी तरह इफ एल्स में कोड दिया होगा टर्नरी ऑपरेटर में लिख दें, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, सही होगी, या टर्नरी ऑपरेटर में है उसे इफ एल्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आती हैं कि एक कोड से दूसरे कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसमें आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर जाते हैं। जी बच्चों, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पर मुश्तमिल आज का लेक्चर है, क्योंकि इसमें से आपके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं इस तरह की पैटर्न पर, या यही वाले भी हो सकते हैं। तो बेटा आपने इसे जरूर गौर से समझना है। तो बेटा ये एक कोड लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या होगी। जब आपको पेपर में कोड दिया गया होगा तो साथ में कोई कंप्यूटर नहीं मिलेगा, क्या आप उसे उधर रन करके देख लें। उसकी वजह आपको ड्राई रन करना आना चाहिए अपने कोड को। उसके लिए हमारे पास देखते हैं कि क्या आ गया, इंट के एंड सम, यानी कि 2 वेरिएबल हैं, कौन से, एक के है और दूसरा सम है, जिसमें के की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई 1 से और सम की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि सबसे पहले के की वैल्यू 1 है और सम की वैल्यू 0 है। अब आते हैं, व्हाइल का लूप लगा हुआ है, के इज लेस देन 10, के की वैल्यू 1 है, यस इट इज लेस देन 10, तो कंट्रोल कहां आ गया, इसकी बॉडी में आ गया। और अब इसे सम करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस के। फर्स्ट टाइम जब सम कर रहा है, सम की वैल्यू 0 है और प्लस के की वैल्यू 1 है, तो सम की न्यू वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसके बाद इसी की बॉडी के अंदर सी आउट है, सी आउट के बाद क्या चीज आ रही, के। ये देखें ये के की वैल्यू आ रही, किसकी वैल्यू आ रही, के की, और इसके बाद ही सम लिखा है। कोई टैब \t के थ्रू नहीं इंसर्टेड, कोई \n के थ्रू न्यू लाइन नहीं है, तब आपके पास आउटपुट जो होगी वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट आती जाएगी। ठीक है, अब देखें के के बाद सम की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये आपकी सम की वैल्यू आ रही है।
अब इसके बाद कंट्रोल आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट पर और k की वैल्यू को 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। k की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होने के बाद k की न्यू वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई, जो कि पहले 1 थी। अब यहां पर कंडीशन चेक होगी, कंट्रोल कंडीशन पर गया और कंडीशन चेक हुई कि क्या 3 इज लेस देन 10, यस इट इज ट्रू। तो यहां पर कंट्रोल दोबारा आ गया इसकी बॉडी में और सम की वैल्यू अब क्या है, 1 है और k की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। सम की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहां पर सम की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 3। तो जब सम की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू, तो सम की न्यू वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। जब हमारे पास k की वैल्यू 3 थी, यहां पर आया 3 प्लस 2, k की न्यू वैल्यू आ गई 5 और कंट्रोल दोबारा कंडीशन पर गया, 5 से चेक किया, 5 इज लेस देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो सम की वैल्यू अब 4 है, 4 प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस इधर 5, ये k की वैल्यू, ठीक है। तो 4 प्लस 5 सम की न्यू वैल्यू क्या बना रहा है, 9 बना रहा है। अब ये देखिए यहां पर k की वैल्यू 3 थी और सम की वैल्यू 4 आ गई थी। अब उसके बाद k की वैल्यू क्या आ गई, 5 और सम की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 5 के बाद फिर प्लस 2 हुआ तो k की वैल्यू 7 आ गई और 7 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, सम की वैल्यू 9 है और यहाँ सम की वैल्यू 9 आ गई है और k की वैल्यू क्या है, 7, तो सम की न्यू वैल्यू क्या आ रही, 16। ये देखें k की वैल्यू आपकी 7 आ गई और सम की न्यू वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है। देन 7 के बाद प्लस 2 होकर 9 हो गया। 9 पर जब इधर कंडीशन पर आया, अगेन कंडीशन ट्रू थी और कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पर सम की वैल्यू क्या आ गई है, 16 और k की वैल्यू 9 आ गई, तो रिजल्ट हमारे पास 25। ये देखिए k की वैल्यू 9 और सम की वैल्यू क्या आ गई, 25। देन यहां से कंट्रोल प्लस 2 करेगा, 9 प्लस 2 11 और 11 कंडीशन के पास जब जाएगा उधर इवेलुएट होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11 इज लेस देन 10 फॉल्स हो गई। अब ये क्या है, आउटसाइड द व्हाइल लूप आ जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। क्यों इस तरह से आ रही है कि क्योंकि सी आउट के अंदर हमने कोई भी एस्केप सीक्वेंसेस भी नहीं यूज किए, कोई मैनिपुलेटर्स यूज नहीं किए। अगर आप यहाँ पर k और सम के दरमियान कोई एस्केप सीक्वेंसेस यूज करोगे तो ये अलग-अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आउटपुट जनरेट हो रही है। ओके बच्चों, अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड की हमने आउटपुट चेक करनी है। बेसिकली एक क्वेश्चन या ये कोड आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करता है, जहां पर आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। इसमें कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज नहीं हो रहे, जैसे ये ऑपरेटर्स का यूज है। फिर हम इधर डिस्कस करते हैं और इसे समझते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से आउटपुट पर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो बेटा देखें, आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, ए, बी एंड सी। ए की वैल्यू 0 बता दी, बी की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू 2 इनिशियलाइज कर दी गई। अब अगर हम डिस्कस करें यहां पर, तो a की वैल्यू क्या है, b प्लस सी। b प्लस सी मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो a की जो न्यू वैल्यू बनी वो हमारे पास क्या बन गई, 3 बन गई। इसके बाद जब कंट्रोल आएगा नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। अब आपको रिव्यू करवाता चलूं कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में फर्क क्या है। प्री मतलब पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू होगी। पोस्टफिक्स मतलब पोस्ट मतलब बाद में, इसमें पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, देन ऑपरेशन परफॉर्म होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहां अगर हम देखें तो b इज इक्वल टू प्लस प्लस a,
मतलब यहां पर प्रीफिक्स है के प्लस प्लस 3 और बी में क्या वैल्यू असाइन की जा रही है, बी की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4, क्यों 3 + 1 4 हो गया। और इसके साथ साथ ए की वैल्यू भी, मतलब अगर हम यहां पर अंडरस्टैंड करें तो इधर क्या चीज आ रही है कि ए प्लस प्लस ए करने से हमारे पास ए की वैल्यू पहले 4 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई और उसके बाद ये बी को असाइन किया जा रहा है तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई 4 आ गई। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखते हैं सी को नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज आ रही है, पोस्टफिक्स ऑपरेटर आ। पोस्टफिक्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि पोस्टफिक्स में क्या हो रहा है कि पहले वैल्यू असाइन की जा रही है फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। मींस बी की वैल्यू क्या थी 4 थी और सी की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कैसे बच्चों, इधर देखें कि जब b था b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो इसके जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हुए इसने क्या किया a इज इक्वल टू ए प्लस 1 किया और उसके बाद b इज इक्वल टू ए किया। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है c इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, अब c इज इक्वल टू बी प्लस प्लस के अंदर इसके अगर हम माइक्रो ऑपरेशंस को देखें तो ये पहले क्या करेगा c इज इक्वल टू बी कर देगा, फिर आएगा b इज इक्वल टू बी प्लस 1 करेगा। तो बेटा इसके अंदर पहले c b की वैल्यू क्या थी 4, 4 असाइन हो गया c को, c की न्यू वैल्यू आ गई 4, अब b प्लस 1 हो गया और b की न्यू वैल्यू क्या आ गई 5। यही बात जब हम सी आउट में जाते हैं a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू 4 आ जाती है। यहां पर 3 लिखा है लेकिन यहां क्या आएगा 4 आएगा क्योंकि प्लस प्लस a की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे फिर इन द आउटपुट, रिपीट, ये वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे इन द आउटपुट, बल्कि जो अपडेटेड वैल्यू होगी जो कि 4 थी वो आउटपुट का हिस्सा बनेगी। इसी तरह b की जो वैल्यू है यहां पर 4 थी लेकिन ये पोस्टफिक्स की वजह से जब इधर ये दोबारा से रिट्रीव होगा तब ये क्या काम करेगा, यहां पर जब दोबारा प्रोसेस हो रहा होगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि ये देखें हमने यहां पर कैलकुलेट किया कि पहले वैल्यू तो असाइन होगी c को फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 5 भी होगी। एंड देन c की वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट की थी जो कि b की वैल्यू से हुई थी और वो क्या है 4 और आपकी आउटपुट जो आ जाएगी, आपकी आउटपुट आ जाएगी इसमें 4 5 4। ओके बच्चों, एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर कह रहा है राइट द नेस्टेड लूप दैट विल प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स। पहला पैटर्न वो दे रहा है कि हमारे पास इस तरह से ये एक पैटर्न है, इसके लिए नेस्टेड लूप का कोड लिखें और उसके जरिए से इस आउटपुट को प्रोड्यूस करवाएं। अब बच्चों इस कोड को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने इसकी लॉजिक कैसे बनानी है, इसे लूप्स में कैसे यूज करना है। तो अगर हम इधर देखें तो यहां पर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक रो आ रही है और दूसरी चीज क्या आ रही है, कॉलम्स आ रहे हैं। ये कॉलम आ गए और ये रोज आ रही है। कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं और मैक्सिमम कितने कॉलम्स जा रहे हैं 5, लेकिन कॉलम्स की तादाद रो के साथ साथ चेंज होती जा रही है। यही मेन ट्रिक है कि इसे हमने कैसे अपने प्रोग्राम के थ्रू मैनेज करना है। ठीक है, तो इसके लिए कोड लिखते हैं। कोड के अंदर हेडर फाइल्स आ गई, मेन का फंक्शन आ गया। मेन के फंक्शन के अंदर हम कितने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, 2। क्यों, एक के जरिए रोज को रिप्रेजेंट किया जाएगा और दूसरे के जरिए कॉलम्स को रिप्रेजेंट एंड कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, अब हमने इसमें देखना है कि हमने लूप कहां से कहां तक का चलाना है। अगर मैं यहां पर रो की वैल्यू 1 2 3 4 5 कर दूं और कॉलम की वैल्यू फिर हमारे पास चेंज आ जाएगी और उस तरह से कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको एक आसान से तरीके से मैं इसका कोड लिखकर बता देता हूं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मैंने क्या किया कि पेरेंट लूप को मैंने रिवर्स में यूज कर लिया। मैं क्या कर रहा हूं, r की वैल्यू को 5 से स्टार्ट करूंगा,
पहली रो में r की वैल्यू 5 कर दूंगा, दूसरी रो के अंदर r की वैल्यू 4 हो जाएगी, तीसरी रो में 3 हो जाएगी, चौथी रो में 2 हो जाएगी, पांचवी रो में 1 हो जाएगी। मींस डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज करते हुए अब यहां से r की वैल्यू की बात होगी। लेकिन ये मैंने क्यों किया, 5 क्यों यूज किया, पहली दफा c की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, 2 3 4 एंड 5। 5 क्या है, r, मींस c कहां से चले, 1 से स्टार्ट होकर c इज लेस देन इक्वल टू r चले। अब यही चीज देखें, दूसरी दफा c की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 और r की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये कहां तक चला, r टाइम्स चला। इधर भी ये r टाइम्स चल रहा है, इधर भी r टाइम्स चल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हम इसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस अगर हम इस पैटर्न को देखें तो इसके अंदर कॉलम्स डिपेंड कर रहे हैं रोज पर, और कॉलम्स कहां तक, 1 से लेकर कहां तक एग्जीक्यूट होंगे, r तक। तो इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, इस कोड के अंदर अगर हम देखते हैं तो r की वैल्यू मैंने 5 रख दी, यानी मैंने पेरेंट लूप को इनिशियलाइज 5 से करवा दिया, और उसके बाद मैं इसे टर्मिनेट कहां पर करूंगा, 1 पर। अच्छा, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लूप को यूज करते हैं तब हम याद रखेंगे कि जी यहां पर ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। क्यों, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक जा रहे हैं। लेकिन अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो r इज इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लूप यूज करते हैं, एक और चीज बता दूं कि यहां पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे होते। असेंडिंग ऑर्डर में लूप यूज होगा तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लूप यूज करेंगे तब डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। सो बच्चों, इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। फर्स्ट टाइम r की वैल्यू 5 है और कहां से चेक हो रहा है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू हो गया। देन ये कंट्रोल बॉडी में आ गया। अब c की वैल्यू क्या हुई, 1। c का लूप हम कहां से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, 1 से, और c इज लेस देन इक्वल टू r, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। r की वैल्यू क्या है, 5 है। तो क्या हुआ, कंट्रोल इधर आया और c की वैल्यू प्रिंट कर दी। फर्स्ट टाइम ये c की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। फिर इसके बाद स्पेस के बाद c की वैल्यू 2 की, 2 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है। सेकंड टाइम 2 प्रिंट किया, फिर इसी तरह 3, फिर 4, फिर 5 प्रिंट कर दिया। अब देखिए 5 आ गया, 3 4 5 करके, तब हमारे पास 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू थी, इसे प्रिंट किया। 5 के बाद 6 आ गई वैल्यू। अब जब 6 आई तो ये वाला लूप टर्मिनेट कर गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। कंट्रोल कहां आ गया, न्यू लाइन पर। इसके बाद कंट्रोल इस न्यू लाइन पर आ जाएगा, और इधर से दोबारा कंट्रोल गया r माइनस माइनस, यानी r की वैल्यू पहले 5 थी, 5 से अब क्या हो गई, 4 हो गई। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल इनर लूप में आया, c को फिर 1 किया, और 1 करने के बाद c को किससे चेक किया, अब 5 की बजाय किधर तक, 4 तक चेक करेगा। फिर वही बात आ जाएगी, 1 देन 2 देन 3 देन 4 तक ये चलेगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू 5 होगी तो ये लूप एंड हो जाएगा। वही देखें 1 2 3 एंड 4 तक चला। देन इसके बाद न्यू लाइन में आएगा, r की वैल्यू फिर 4 की बजाय 3 हो जाएगी। अब यहां पर ये क्या करेगा, 3 तक चलेगा। c की वैल्यू 1, फिर c की वैल्यू 2, फिर c की वैल्यू 3 तक एग्जीक्यूट होगा इनर लूप। इस तरह से किसी की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर 2, फिर 3 प्रिंट हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा फिर न्यू लाइन, फिर r की वैल्यू 3 की बजाय 2 हो जाएगी। फिर यहां पर आपका ये लूप किधर तक चलेगा, 2 तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक। मींस 1 पर एग्जीक्यूट हुआ, 1 पर एग्जीक्यूट होने के बाद 2 पर एग्जीक्यूट हुआ, और 2 के बाद 3 पर टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट करने के बाद यहां देखें 1 एंड 2 के लिए एग्जीक्यूट हो गया। आउटर लूप पर आएगा कंट्रोल और 2 को 1 कर देगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1 बट इक्वल टू 1, तो ये फिर ट्रू होगी कंडीशन। फिर यहां पर आएगा कंट्रोल और r की वैल्यू 1 तक, यानी c का लूप 1 से लेकर 1 तक एग्जीक्यूट होगा। अब c की वैल्यू क्या है, 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू हो गया। 1 टाइम
ये 1 प्रिंट हो गया, सी की वैल्यू 1 थी। फिर इसके बाद सी की वैल्यू 2 हो गई तो 2 के ऊपर लूप फॉल्स हो गया, इनर लूप, और कंट्रोल कहाँ चला गया, आउटर लूप पर। आउटर लूप की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 की बजाय 0 हो गई। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, आउटसाइड पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये पैटर्न वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं डिफरेंट ट्रिक्स के साथ। इसके अंदर वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं, लेकिन आपने क्या करना होता है, इसी तरह से कोई क्या चेंज करनी होगी, हमने या तो असेंडिंग ऑर्डर में लूप को चलाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएंगे, वन थिंग। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि इनर लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पर होगा। थर्ड थिंग क्या देखेंगे कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, क्या वो आर की वैल्यू है, आउटर लूप की वैल्यू है, या सी की वैल्यू जो कि इनर लूप की वैल्यू आ रही वो आ रही है, या उनका कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस तरह से हम इसकी आउटपुट को ट्रेस करते हैं। आपने मैथ के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो उन सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर्स के अंदर भी इसी तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, सीरीज की नेक्स्ट वैल्यूज को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो वही काम उसी तरह की लॉजिक्स बनाकर हम इधर भी वही काम कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी बच्चों, एक और आउटपुट दी गई है कि इसके लिए भी नेस्टेड लूप लिखना है। अब इस आउटपुट में देखें क्या डिफरेंस आ रहा है। पिछली आउटपुट में था कि 1 2 3 4 5, फिर सेकंड में था 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, लेकिन इसमें इन्होंने आउटपुट चेंज कर दी। अब क्या चेंज लेकर आए, फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 चल रहा है, सेकंड टाइम क्या है 2 3 4 5, थर्ड टाइम क्या आ रहा है 3 4 5, फोर्थ टाइम क्या आ रहा है 4 एंड 5, एंड फिफ्थ टाइम 5 आ रहा है। मींस इसमें हमारे पास क्या चीज सेम है, ये एंडिंग वैल्यू सबकी सेम आ रही है। और आप देखिए कॉलम की वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5, ये चेंज हो रही है, तो ये कॉलम की वैल्यूज हैं। इधर अगर मैं लगा दूं रो की वैल्यूज 1 2 3 4 5। अब बच्चों अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम रो 1 है तो कॉलम 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। सेकंड टाइम यहां पर रो 2 है तो कॉलम की वैल्यू, फर्स्ट कॉलम है लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू तो 2 है। क्या मैं इसे कह सकता हूं कि कॉलम इज इक्वल टू रो? अगर मैं ऐसे कह दूं, देखिए फर्स्ट टाइम कॉलम की वैल्यू भी 1 थी, रो की वैल्यू भी 1 थी, तो इधर 1 से प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। जब सेकंड रो में आए रो की वैल्यू 2 हो गई तो कॉलम की वैल्यू भी 2 होकर उसने उधर से प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। और कहां तक लेकर गए, C इज लेस देन इक्वल टू 5 तक लेकर गए। जब C इज लेस देन इक्वल टू 5 है, यहां पर C इज इक्वल टू R से C इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ, 5 तक चला। इधर हम देखते हैं C इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ, 5 तक रन हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ 5 तक, 5 से स्टार्ट हुआ 5 तक ही रन हुआ। तो इसी को हम कोड में लिखते हैं और कोड के अंदर देखें। ओके बच्चों, रिपीट। ओके बच्चों, अब हम कोड में देखते हैं कि इस पैटर्न को हम किस तरह से लिखेंगे। हेडर फाइल्स लिख ली, हेडर फाइल्स के बाद हम ये देखते हैं कि हमने कितने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोज हैं और कॉलम्स हैं। आउटर लूप जो है हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 तक लेकर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये देखिए आउटर लूप से रोज कंट्रोल हो रही हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां C और R की बजाय हमने वेरिएबल A एंड B यूज किए, तो B इज इक्वल टू A कर देंगे। तो यहां भी B इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इनर लूप में जब कंडीशन ट्रू हो गई कि A की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंट्रोल कहां आ गया, इनर लूप पर आ गया। अब B की वैल्यू A से स्टार्ट की, B की वैल्यू A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम 1 है, 1 से स्टार्ट की और कहां तक रन किया, 5 तक। 5 टाइम्स ये वाला लूप रन होगा और 1 2 3 4 5 B की वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। जैसे ये लूप टर्मिनेट होगा, कंट्रोल इधर आएगा न्यू लाइन पर और कंट्रोल न्यू लाइन पर मूव करके कहां चला जाएगा, इंक्रीमेंट ऑफ आउटर लूप पर चला जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। अब A की वैल्यू 2 के लिए इनर लूप रन होगा 1
खत्म हो गया। अब a की वैल्यू 2 के लिए इनर लूप रन होगा, मींस के b की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टाइम 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक ये रन होगा। फिर लूप टर्मिनेट होगा और न्यू लाइन के बाद आउटर लूप पर जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 3 के लिए कंडीशन चेक होगी जो कि ट्रू है और यहां पर b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 से 5 तक के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट टाइम 3, फिर 4, फिर 5, देन लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर a की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 के लिए फिर इनर लूप 4 से स्टार्ट होकर 5 तक रन होगा। और 4 के बाद 5 की बारी आती है कि यहां भी 4 हो गया और यहां पर 5। अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है इक्वल टू की वजह से। इधर आया b की वैल्यू अब क्या हो गई, 5 से ये स्टार्ट हो रही है। b की वैल्यू इक्वल टू a थी, a की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू भी 5 हो गई। 5 से इधर अब b की वैल्यू क्या है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू है तो ये b एग्जीक्यूट हुआ और इसके बाद ये नेक्स्ट पर मूव कर गया। यहां पर 6 हुआ, यहां से लूप टर्मिनेट कर गया, कंट्रोल न्यू लाइन पर आया इधर और इसके बाद ये आउटर लूप पर गया जिधर इसकी वैल्यू भी 6 हो गई और ये 6 वैल्यू इसे क्या कर रही है, इस आउटर लूप को भी टर्मिनेट कर रही है और ये कंट्रोल आउटसाइड द आ जाएगा और लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो बच्चों इस तरह से आपके पास ये आउटपुट आएगी। देखिए क्या चेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर लूप लगा लिया या फिर हमने कहां से स्टार्ट किया और कहां पर एंड किया, ये चीजें आपके पास आ जाती हैं जिनके थ्रू आप बहुत क्लियरली ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमने लूप की वैल्यूज कौन सी रखनी है। जस्ट आप पैटर्न को समझें और उसके मुताबिक उसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। एक और प्रोग्राम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। ओके बच्चों, अब इस प्रोग्रामिंग को पैटर्न के अंदर देखें कि ये कह रहा है कि एक पैरामिड, हाफ पैरामिड ऑफ स्टेरिक्स प्रिंट करो। किस तरह से, फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2 स्टेरिक, थर्ड टाइम 3 स्टेरिक, फोर्थ टाइम 4 स्टेरिक्स, फिफ्थ टाइम 5 स्टेरिक्स। अब अगेन देखें, अगर मैं कहता हूं कि ये क्या आ रहे हैं, रोज की वैल्यू मैं इधर लेबल कर लेता हूं ताकि 1 2 3 4 5, कॉलम को इक्वल करवा देता हूं, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो। मींस अगर रो 1 है तो कॉलम भी कहां तक रन हो, कहां तक एग्जीक्यूट हो, 1 तक। रो 2 है तो कॉलम भी कहां तक एग्जीक्यूट हो, 2 तक। रो 3 है तो कॉलम भी एग्जीक्यूट कहां तक हो, 3 तक हो। रो 4 है तो कॉलम भी 4 तक और रो 5 है तो कॉलम भी 5 तक एग्जीक्यूट हो। अब बच्चों इसी चीज को कोड में देखते हैं कि कोड में क्या हमने चेंज किया कि हमारे पास ये आउटपुट आ रही। पिछली आउटपुट में आपने देखा कि 1 2 3 4 5 2 3 4 5 उसमें रिवर्स पैरामीटर था, यहां पर हमारे पास इस तरह से पैरामीटर आ रहा है। अब इसका कोड वही हेडर फाइल्स आ गई, मेन फंक्शन आ गया, इसके बाद 2 वेरिएबल आ गए। इस दफा हमने i एंड j के 2 वेरिएबल ले ली। अब बच्चों i की वैल्यू मैंने कहां से स्टार्ट करवा दी, i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से, ये हमारे पास i की वैल्यू आ गई और कहां तक चलेगी, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक चलेगी। और कॉलम की जगह पर मैंने क्या किया है, j यूज किया है, तो यहां पर j इज लेस देन इक्वल टू i तक हम करेंगे इनर लूप के अंदर। i की वैल्यू 1 हुई, कंट्रोल इनर लूप में आ गया। अब क्या होगा, फॉर j इज इक्वल टू 1, j को भी हमने कहां से स्टार्ट किया है, j को भी 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन j को कहां तक एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ith टाइम्स हम प्रिंट करवा रहे हैं, 1 से ith टाइम्स। तो मींस j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i। j की वैल्यू 1 है, 1 से 1 तक तो 1 टाइम प्रिंट होगा, 1 से 2 तक तो 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, इस तरह से। अब प्रिंट क्या करवा रहे हैं बच्चों, यहां पर अगर इस कोड को देखें तो क्या ये स्टैरिक को प्रिंट करेगा, नहीं। स्टैरिक प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना है, इस सी आउट के अंदर
इधर हम स्टैरिक लिखेंगे, तब जाकर ये प्रिंट होगा। क्या अगर जे लिख देते तो वो क्या करता, जे की फॉर्म में जिस तरह से पहले कोड लिखा हुआ था, तब ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देता। अब जब स्टैरिक प्रिंट करवाने तब हम यहां पर वेरिएबल नहीं लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर इधर आपके आउटपुट में मांगा गया होगा उसे हम इधर लिख देंगे। फर्स्ट टाइम कितने स्टैरिक्स प्रिंट हुए, 1 स्टैरिक प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ इनर लूप में, इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों, जे की वैल्यू क्या है, 1 है। जे की वैल्यू जैसे ही, और आई की वैल्यू भी क्या है, 1 है। जे की वैल्यू 2 हुई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल आउटर लूप पर आता है और आउटर लूप में आई की वैल्यू 2 कर देता है। अब जे की वैल्यू 1 है, 1 से लेकर कहां तक चेक होगा, 1 एंड 2 तक चेक होगा। अब जे की वैल्यू 2 आ गई और 2 के बाद आपके पास यहां से क्या चीज आ रही, 2 टाइम्स स्टैरिक प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू 3 हो गई, फिर 3 टाइम्स स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 4 तक चली जाएगी आई की वैल्यू की बेस पर और 4 टाइम्स आपका स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। और फिर आई की वैल्यू 4 होने की वजह से 3 4 एंड देन 5 होने की वजह से जे 1 से 5 तक जाएगा और 5 टाइम्स स्टैरिक को प्रिंट कर देगा। और जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तब क्या होगा, तब आपके पास आउटर लूप भी टर्मिनेट कर जाएगा और कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, कंट्रोल आपका गेट ch पर आ जाएगा और प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा। तो बेटा यहां तक थी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपके ज्यादातर प्रोग्रामिंग कोड था और उसके साथ साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मौजूद थे। अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है उसे डिस्कस करते हैं और उसे हम ये देखते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को अपने टॉपिक के अंदर कहां कहां पढ़ा है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो हमने उसे पेपर में कैसे कवर करना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन लगे और लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा भी ना हो कि बहुत ही आपका लेंथी हो जाए, जिसकी बेस के ऊपर आप अननेसेसरी मटेरियल इंसर्ट करने की वजह से आपके एक्चुअल नंबर भी ना मिले। इतना क्वेश्चन में मांगा गया होता है वो चीज आपने डिस्क्राइब करनी होती है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर आप रिकॉल करें अपने लेक्चर्स को तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा था कि डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यह भी पढ़ा था कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसे हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो ये कह रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स विद सिंटैक्स एंड वन एग्जांपल। कंप्लीट क्वेश्चन आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेटा कि आपने यहां पर इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है। अब 4 चीजें आपने डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, एक चीज। फिर उसके बाद 3 टाइप के इफ स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल इफ एल्स और एल्स इफ। अगर यहां पर वो कहता कि ऑल टाइप ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, तो फिर आप स्विच स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। यहां पर इफ स्ट्रक्चर पूछे हैं तब आप क्या कर रहे हो कि तीनों इफ स्टेटमेंट्स को आप डिफाइन करोगे, उनका सिंटैक्स लिखोगे। अब देखिए बेटा, आपको जब पढ़ाया गया था लेक्चर में वो इंडिविजुअल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पढ़ाया गया था कि एल्स इफ की अगर हम बात करते हैं, एल्स इफ को डिफाइन किया था, सिंटैक्स लिखा था, उसकी वर्किंग थी और एग्जांपल थी। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर 1 से 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन बनती है, फिर आपसे 3 टाइप्स पूछेगी, वो भी 2-2 नंबर की आपकी टाइप्स बन रही होती। इनमें आपने उनको डिफाइन करना है, उनका सिंटैक्स लिखना है और एक छोटी सी एग्जांपल लिखनी है। वर्किंग बेशक आप इनमें ना लिखें, सिंटैक्स के थ्रू ही आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। या अगर वर्किंग लिखेंगे भी तो आप बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स के अंदर उसे डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसकी वर्किंग इस तरह से। तो इस तरह आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है।
ऐसा भी ना हो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि आप 1 घंटा एक लॉन्ग क्वेश्चन पर लगा दें और बाकी पेपर खाली छोड़कर आ जाएं कि बाकी पेपर के लिए टाइम ही नहीं बचा। आता आपको सब कुछ हो लेकिन टाइम की कमी भी नहीं हो चाहिए। याद रखें, अच्छे मार्क्स लेने के लिए ना सिर्फ अच्छी प्रिपरेशन लाजमी होती है बल्कि अच्छी टाइम मैनेजमेंट भी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्विच स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड वन एग्जांपल। मींस आप स्विच स्टेटमेंट का पर्पस बताते हो कि वो क्या है और हम उसे क्यों यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका सिंटैक्स बताते हो और उसकी एक एग्जांपल भी बता देते हैं। ठीक है, अगेन इसके अंदर सिंटैक्स के साथ थोड़ी सी इसकी वर्किंग आप बता देते हो कि किस तरह से केसेस को कंपेयर करते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। देन थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। स्विच स्टेटमेंट वाला भी आपने लेक्चर अपना पढ़ा था पिछले, और उसके साथ साथ लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी हमने डिफाइन किया है और उसकी तमाम टाइप्स को भी हमने डिफाइन किया है। एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। मींस आप फॉर लूप को डिफाइन करोगे, उसका सिंटैक्स लिखोगे और उसकी एग्जांपल। इसी तरह व्हाइल लूप की डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड एग्जांपल, इन तमाम को एक जगह पर लिखना है। तो ये आपके पास इधर भी 4 पॉइंट्स में आपसे डिमांड कर रहा है चीजें। कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, फिर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इन तमाम को आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये आपके लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आप लेक्चर्स को रिव्यू करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी वहां वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि एग्जांपल्स के साथ और आपको डिफरेंट रेफरेंसेस से समझाया गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ भी आया होगा। याद रखें, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोग्रामिंग के हवाले से। बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक जो बिल्डअप की जाती है, लॉजिक जो क्रिएट की जा रही होती है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही क्रिएट की जाती है। इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, खुद से इसमें चेंजेस लेकर आए कोड के अंदर और आउटपुट मॉनिटर करें कि आउटपुट के अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट लॉजिक्स क्रिएट करना सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।